करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन आंसर सीरीज। और इसके बेर एक्ट हो चुका है बीएससी भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमने पढ़ा है, हमारे सिलेबस में है इंडियन एविडेंस एक्ट ओल्ड वाला, और हमने बेर एक्ट नया वाला पढ़ा हुआ है, लेकिन फैक्ट लगभग वही है, सेम टू सेम है, सेक्शन चेंज है। तो हम चूंकि हमारे सिलेबस में पुराना है तो हम पुराना सेक्शन भी देखेंगे, और नया हमने पढ़ा हुआ है तो हम अपना नया उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, सीरीज का तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, रजिस्ट्री के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ओके, नोट्स मैंने बनाया हुआ है, जब पूरा क्लास कंप्लीट कर लेंगे तब नोट्स इसका भेजेंगे। ठीक है, देखो सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 4 न्यू वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना अपना नया वाला सेक्शन लिख लेना, सेक्शन 4। सेक्शन 6 नोट्स में दिया हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट का, और सेक्शन 4 होगा नए वाले सेक्शन में, सेम चीज लिखा हुआ है, सेम टू सेम चीज, कुछ नया नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। रजिस्टर जो है शब्द का यूज सेक्शन 6 में नहीं हुआ है, और सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी नहीं हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम चीज जो इसमें लिखी थी वही यहाँ पे लिख दी गई है, तो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बोलेंगे। तुम लोग सेक्शन के लिए एग्जाम में इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 6 लिखना बस। ठीक है, ये एक इंग्लिश शब्द है, ये एक इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश लॉ है, और इसका यूज इंडियन लॉ में नहीं हुआ है। ठीक है, इंडियन लॉ में नहीं हुआ, इसको लिखना है एग्जाम में, बट इसके अर्थ का यूज हो गया है। ओके, क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है वह कार्य जो एक ही समव्यवहार में किया जाए, एक समव्यवहार में किया गया कार्य, ये इसका अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, एक माला होती है ना, एक माला के मोती होते हैं, तो वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसी प्रकार से कोई घटना उसमें जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों वो एक समव्यवहार का भाग कहलाते हैं। ठीक है, किसी घटना का पूरा, द थिंग्स डन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, तो इंग्लिश में याद करना तो सेम ट्रांजेक्शन याद रखना। ठीक है, ओके। अब देखो सेक्शन 4 क्या बोलता है, सेक्शन 4 बीएससी और सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट, तथ्य जो किसी लेन देन का भाग है, चाहे भी उस समय और स्थान पर हुए हों या नहीं, जब तक वे उस लेन देन के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि वे उसका भाग समझे जा सकते हैं, प्रासंगिक है। ठीक है, ये थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेशन है, हुआ है वो शब्द ऐसे हैं कि सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 4, जो तथ्य विवाद्यक न होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे उसी समय और उसी स्थान पर या विभिन्न समयों और विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हों। तो ये तुमको अर्थ लिखना है, और तुम्हारे सीरीज में जहाँ तुम लोग देखोगे वहां पर यही लिखा होगा। ठीक है, तथ्य जो विवाद्यक न होते हुए भी, वे तथ्य जो विवाद्यक न होते हुए भी हमको लग रहा है इस बार तुम लोग के लिए हैंड रिटन नोट्स बनाना पड़ेगा।
किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य। अब ये विवाद्यक तथ्य और सुसंगत तथ्य क्या है, ये हमने रिएक्ट पढ़ते समय देखा था, फिर भी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। विवाद्यक तथ्य सुसंगत तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं। संसक्त का मतलब होता है जुड़े हुए, ठीक है। एक ही समव्यवहार का भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना कि एक ही समव्यवहार का भाग है। सुसंगत तथ्य है, वे तथ्य सुसंगत है, मतलब वे तथ्य सुसंगत हैं। एक मिनट हम पूरा लिख दें। देखो यहाँ पे गूगल ट्रांसलेशन वाला लिखा है, लेकिन फिर भी हम चाहते तुम लोग एकदम डिट्टो शब्द याद करो, ठीक है। चाहे वे उसी समय हुए हों, और स्थान पर या भिन्न समय या स्थान पर हुए हों। ये परिभाषा जरूर याद कर लेना। भिन्न स्थान पर, भिन्न समय या स्थान पर हुए हों। देखो बेयर एक्ट पढ़ा होगा तो समझ में आएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जब साक्ष्य दिया जाता है किसी केस में, तो उन्हीं तथ्यों का साक्ष्य दिया जाता है जो या तो विवाद्यक तथ्य हैं। विवाद्यक तथ्य क्या होता है, जिसका केस कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, कि फला जमीन किसी की है कि नहीं, कि किसी ने किसी का मर्डर किया है कि नहीं, ठीक है, उससे संबंधित तथ्य। दूसरा सुसंगत तथ्य। सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, जो सेक्शन 5 to 55 इंडियन एविडेंस एक्ट और तुम्हारा ये नए वाले में चेंज हुआ है, ठीक है, बीएससी में दिया हुआ है कि क्या होगा सुसंगत तथ्य। इसके अलावा किसी चीज का साक्ष्य नहीं दिया जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कह रहा वो तथ्य जो विवाद्यक ना होते हुए भी, जो ना ही विवाद्यक है ना ही सुसंगत है, ठीक है, ओके। जो विवाद्यक नहीं है, जिनका कोर्ट में कोई प्रश्न ही नहीं उठा है, फिर भी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं। संसक्त मतलब जुड़े हुए हैं, कि एक ही समव्यवहार का भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर हों या भिन्न समय या भिन्न स्थान पर घटित हुए हों, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, अगर तुम लोग पढ़ोगे सेक्शन 4 का या सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वहां एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल ये वाला तुम लोग वहां लिखोगे, ये वाला एग्जाम्पल लिखोगे। ए पर हत्या का केस चल रहा है कि ए ने बी को पीट कर मार डाला, पीट कर क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक, ओके। अब देखो इसमें क्या विवाद्यक है कि ए ने बी को पीटा, क्यों पीटा, कारण वगैरह वगैरह सब। पीटने के समय अगल बगल जितने लोग खड़े थे, मान लो यहाँ पे ये खड़ा था और जितने लोग खड़े थे, इन्होंने जो कुछ देखा, तो कुछ सुना, ये सब क्या है, ये इस घटना के साथ जुड़ जा रहे हैं ना, एक ही समव्यवहार का भाग बन जा रहे हैं, अतः ये क्या होंगे, सुसंगत होंगे, ओके।
पहला क्वेश्चन है तुम्हारी सीरीज साक्ष्य क्या है, ठीक है, बट पहला क्वेश्चन यही दे दिया है, ठीक है, ओके। ओके, अब इसका आवश्यक तत्व निकाल लेते हैं। तो हमको पहले क्या कहते हैं, परिभाषा याद होनी चाहिए, है ना। जब हम परिभाषा तोड़ लेंगे तब हम आवश्यक तत्व निकाल सकते हैं। आवश्यक तत्व, तो हमने परिभाषा पढ़ी, परिभाषा से तोड़कर ही क्या होगा, एलिमेंट निकलेगा। पहला पहला एलिमेंट, कोई कोई तथ्य जो विवाद्य तथ्य नहीं है, ये पहला एलिमेंट बनेगा, ठीक है। जो लॉ रिटर्न्स हैं उसमें एलिमेंट निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, पहला एलिमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा, किसी विवाद्य तत्व या सुसंगत तथ्य से क्या है, संसक्त है, ठीक है। तीसरा, एक ही समव्यवहार का भाग हो। चौथा होगा, वे तथ्य सुसंगत है। पांचवा होगा, चाहे उसी समय घटित हुए हों या भिन्न समय या भिन्न स्थान पर। परिभाषा को ही तोड़कर हम एलिमेंट बनाते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। और फिर देखो, कोई तथ्य जो विवाद्यक तथ्य नहीं है, ठीक है, परंतु विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से क्या है, जुड़े हुए हैं। तीसरा एलिमेंट क्या होगा, एक ही समव्यवहार का भाग है। चौथा एलिमेंट क्या होगा, एक ही समव्यवहार का भाग हो गए। घटित कब हुए हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसी स्थान या समय पर या भिन्न स्थान या समय पर घटित हुए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। विवाद्यक या सुसंगत तथ्य से जुड़े होने चाहिए और एक ही समव्यवहार का भाग होने चाहिए, ठीक है। सेक्शन 6 और सेक्शन 4 पूरा होने के लिए, ठीक है, सेक्शन 4 BS से पूरा होने के लिए। अब ये एलिमेंट लिखने के बाद इन सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, तुमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ओके, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस हो गया और करके हम लोग छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, जो एग्जाम्पल इसी केस सेक्शन में दिया हुआ है, या एग्जाम्पल है, थर्ड है आई थिंक, ठीक है। ए ने बी को ढेर सारा पत्र लिखा और पत्र मानहानि का था, ठीक है, ओके। उस पत्र में कई और पत्र उसके पीछे और आगे और पीछे लिखे गए होंगे, ठीक है, कई पत्र आगे पीछे लिखे गए होंगे, है ना। वो सब क्या है, पत्र एक ही आवली का भाग है, एक ही क्रम में दिए जा रहे हैं, समव्यवहार का हिस्सा है, ठीक है। वैसे वो सुसंगत नहीं होते, बट क्या कर रहे हैं, एक ही समव्यवहार का भाग होने के कारण क्या हो जा रहे हैं, सुसंगत हो जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा एलिमेंट हमने पढ़ा, विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। सेम एग्जांपल लेंगे और हम लोग कहानी बताते चलेंगे, ठीक है। अब देखो, जो मानहानि हुई है, मानहानि ही क्या है, विवाद्यक तथ्य है ना, इसी का केस चल रहा है कि मानहानि की गई है कि नहीं की गई है, ठीक है, इसी का केस चल रहा है। तो वो जो लेटर समव्यवहार का भाग है, इस विवाद्यक तथ्य से जुड़े हुए हैं, संसक्त हैं, ठीक है। और तीसरा क्या था, एक ही समव्यवहार का भाग थे, है ना।
चौथा एलिमेंट हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो इन सब में तुम अलग अलग केस भी दे सकते हो, हम तुमको 2-4 केस और बताएंगे। फर्क नहीं पड़ता कि एक ही समय हो एक ही स्थान पर या अलग अलग समय अलग अलग स्थान पर हो, ठीक है। समय और स्थान एक भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। हो सकता है कि वो जो लेटर लिखे गए हैं सेम व्यक्ति को लिखे गए हैं लेकिन अलग अलग समय पर लिखे गए हों, है ना, अलग अलग स्थान से लिखे गए हों। ओके, अब चलो तुम्हें कुछ केस दिखाते हैं। केस से पहले देख लेते पर्पस क्या है, रेस्ट रजिस्टर का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट रजिस्टर का। पहला है कि जो साक्ष्य है, जो साक्ष्य दिया जाए वो सिर्फ मुख्य घटना तक सीमित न रहे, अन्य रिलेवेंट साक्ष्य भी हम ले सकें, ठीक है। मुख्य घटना तक सीमित ना रहे बल्कि अन्य जो समव्यवहार का साक्ष्य है उसको भी हम ले सकें, ठीक है। समव्यवहार का साक्ष्य सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है वो परिस्थितिजन्य साक्ष्य को प्रूव करने में करता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या है ये अभी हम देखते हैं, क्योंकि अभी हम साक्ष्य पढ़ेंगे वहां देखेंगे, इसलिए यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और घटना को पूर्ण रूप से समझा जा सके। अब देखो अभी हमने एलिमेंट देखा, उसी एलिमेंट को आगे एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। एक ही समव्यवहार का लेन देन की जगह समव्यवहार सभी लिखना तुम लोग का हिस्सा होना चाहिए। एक ही समव्यवहार का क्या होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि एक्स अपने घर से बाहर निकला और उसके पेट में चाकू लगा हुआ है, ठीक है, और निकलते ही चिल्ला रहा है देखो राम ने मुझे चाकू मार दिया। तो किसी ने एक्स को चाकू मारते हुए नहीं देखा, लेकिन एक्स जो चिल्ला रहा है कि राम ने मुझे चाकू मार दिया, वो क्या है, एक ही समव्यवहार का भाग है, जस्ट तुरंत बाद हो रहा है। समय और स्थान में निकट संबंध होना चाहिए, मतलब जब घटना हुई है और जो समव्यवहार है वो तुरंत का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तुरंत का होना चाहिए, ठीक है। जिस समय राम को चाकू लगा उसी समय वो चिल्लाया, उसके 2 महीने 3 महीने बाद नहीं चल सकता रहा मुझे तो, सॉरी, जिस समय एक्स को चाकू लगा उसी समय उसने चिल्लाया, उसके 2-3 मिनट बाद, 2-4 मिनट बाद, 5-10 मिनट बाद नहीं, ठीक है। स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए, तथ्य साक्ष्य की साख बढ़ाए अर्थात रिलेवेंसी बढ़ाए। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट केस हम तुमको बताते हैं। देखो देखो एक ही समव्यवहार का भाग होना चाहिए, और दूसरा वो जो कथन किया जा रहा है या जो भी समव्यवहार हो रहा है, ठीक है, जो पहला समव्यवहार हो रहा है और जिस समव्यवहार का वो परिणाम है, इनके बीच का संबंध जो है वो बहुत निकट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है भी हम बता रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस देखो इसमें दिया हुआ है, रेटन वर्सेस क्वीन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, ठीक है। ये केस तुम लोग जरूर लिखना, रटन वर्सेस द क्वीन। द क्वीन लिखने की जरूरत नहीं है, दा नहीं लगा था, क्वीन उसका नाम ही था, ठीक है। ये 1971, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो एक लेडीज है, ठीक है, क्या है, एक लेडीज, एक महिला है, इन्होंने पुलिस को फोन किया और पुलिस को फोन करके ये बोल रही है, सर सर प्लीज जल्दी से हेल्प भेजो, ठीक है, जल्दी से हेल्प भेजो वरना मेरी हत्या हो जाएगी, हेल्प मी नहीं तो मेरी हत्या हो जाएगी, ठीक है, हेल्प मी नहीं तो मेरी हत्या हो जाएगी। इतना कहते कहते फोन कट हो गया। जब पुलिस पहुंची,
महिला की हत्या हो गई थी। महिला की क्या हो गई थी? हत्या। अब ये जो कथन महिला ने किया, फोन किया था, और जो उसकी हत्या हुई, इसके बीच जो संबंध था सीधा था। ठीक है, अपने हत्या को रोकने के लिए ही उसने मदद मांगी थी। ठीक है, ओके। न्यायालय ने कहा कि ये जो है कथन जो महिला ने किया है वो इतना अल्पकाल था, इतना जल्दी समय के बीच का था, इसमें कोई षड्यंत्र वगैरह नहीं हो सकता है। ठीक है, और एक ही समव्यवहार का भाग है और इसको साक्ष्य के रूप में एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, क्या किया गया है? साक्ष्य के रूप में एक्सेप्ट किया गया। ये केस याद रखना है। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा इसमें और भी केस दिया हुआ है, लेकिन हम जो तो वो केस बता रहे हैं वो अलग से बता रहे हैं, तो ठीक है। कौन सा केस है ये? 19 है, विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 1996 का बम फेंकने का है। शुक्र वर्सेस, ओके। थोड़ा सा इसको जूम करके हम केस तुमको 2-3 एक्स्ट्रा बता रहे हैं। सारे केस जो भी हो अपने में लिख लेना। ठीक है, तो एक केस ये है सावलदास वर्सेस बिहार राज्य। सावलदास वर्सेस बिहार राज्य, 1974 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये, ऑल इंडिया रिपोर्ट का। ठीक है, अब देखो, बच्चे बाहर खेल रहे थे। बच्चे क्या कर रहे थे? बाहर खेल रहे थे। तब तक उनकी माँ अंदर चिल्लाने लगी। ओके, माँ का मर्डर हो रहा है और माँ अंदर चिल्ला रही है। ठीक है, बचाओ बचाओ। ठीक है, और माँ का चिल्लाना सुनकर जाहिर सी बात है बच्चे चिल्लाएंगे ही। ठीक है, और ये सुनकर गांव वाले, मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए और जो भी वो हत्यारे को पकड़ लिया गया। ठीक है, नाउ कोर्ट में ये चिल्लाने को देखो, ये क्योंकि अब ये चिल्लाना क्या साक्ष्य में एक्सेप्ट होगा? यस, एक समव्यवहार का भाग मानकर इसको साक्ष्य में एक्सेप्ट कर लिया गया। अगर इन सबको, अगर देखो एक समव्यवहार को साक्ष्य से निकाल दिया जाए तो ये सब कुछ जो है साक्ष्य में एक्सेप्ट नहीं होगा और अपराधी बड़े आसानी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ओके। ये जो केस इसके बाद हम बताएंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा। अब देखो, आर वर्सेस फोस्टर, 1834 का केस है ये, इंग्लिश केस है। ओके, ये सड़क है, ये ट्रक है, और यहाँ पर इसने एक एक्सीडेंट किया है। ठीक है, ट्रक ऐसे एक्सीडेंट करके भाग रहा है। ठीक है, जो ट्रक है ऐसे एक्सीडेंट करके भाग रहा है। यहाँ पर वाई है। ठीक है, एक्स का एक्सीडेंट करके ट्रक भाग रहा है, ये वाई है। ओके, ओके। वाई ने ट्रक को भागते देखा, एक्सीडेंट को नहीं देखा। एक्सीडेंट को नहीं देखा, लेकिन ट्रक को बहुत, जिसे इंसान भागता है अपराध करके, भागते हुए देखा। अच्छा, ठीक है। फिर वाई को कुछ अजीब लगा, वो इधर गया। यहाँ पर उसने देखा कि एक्स सड़क पर पड़ा हुआ है। वाई ने उससे पूछा क्या हुआ, तो ये लगभग मरने की हालत में था। इसने बताया कि वो जो ट्रक गई अभी ना, इसने मुझे टक्कर मार दिया है। ठीक है, अब कोर्ट में वाई ने गवाही दी कि मैंने ट्रक को भागते हुए देखा, और ट्रक वाला कह रहा है कि सर ये तो ना इन्होंने स्वयं से देखा है, ना ही इन्होंने स्वयं से सुना है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य तो ग्राह्य होता नहीं है। तो कोर्ट ने कहा सेक्शन 6 पढ़ के आओ, इंडियन एविडेंस एक्ट, और नया वाला सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है,
एक ही समव्यवहार का भाग है, क्योंकि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वैसे ही तुमको भागते हुए देखा और उधर जाके देखा तो एक व्यक्ति मरा पड़ा है। ठीक है, अगर ये यक्ष यहाँ पर कुछ नहीं भी बोलता तब भी एक ही समव्यवहार का भाग मानकर साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो जाता। ठीक है। ओके, अब देखो एक केस हम बताते हैं, ठाकुर वर्सेस हिमाचल प्रदेश राज्य। ये जोश जोश में केस हो गया था। देखो, मतलब साक्ष्य दे दिए थे। तो ठाकुर वर्सेस हिमाचल प्रदेश राज्य, सुप्रीम कोर्ट का केस है। एक लोग अपने घर से निकले, ठीक है, घर से निकले और घर से जब बाहर पहुंचे तो उनको पड़ोसी मिल गया। घर से एक्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है, इनको पड़ोसी मिल गया और पड़ोसी से कहते हैं आज मैंने अपनी वाइफ से छुटकारा पा लिया। ठीक है, एक्स ये बोलते हैं। इसके बाद पता चलता है कि एक्स की वाइफ की हत्या हो गई है। वाई कोर्ट में गवाही देने जाते हैं। ठीक है, एक्स ने कहा ये ग्राह्य ही नहीं है। कोर्ट ने कहा एक ही समव्यवहार का भाग होने के नाते ये ग्राह्य है। ठीक है, ओके। नाउ कुछ सब साक्ष्य हम और देख लेते हैं, जैसे कि टेप रिकॉर्डर। इसको हम लोग साक्ष्य में भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, टेप रिकॉर्डर का साक्ष्य के संबंधित है। ये था आर मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, सुप्रीम कोर्ट का केस है, याद रखना ये। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैसे जो ये ऑडियो वगैरह होता है, रिकॉर्डिंग वगैरह होता है, देखो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया वाला जो लॉ आया है उसमें ऑडियो वीडियो का बहुत अच्छे से सेक्शंस दिया हुआ है। ठीक है, कि अगर जो ऑडियो वगैरह होते हैं, और आजकल तो एआई भी आ गया है, तो तब तो एआई नहीं था जब ये केस आया था। ठीक है, इसमें आवाज बदलने की बहुत संभावना होती है, बट अगर टेप रिकॉर्डर शुद्ध है, क्या है, शुद्ध है, क्लियर है, और उसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है, ठीक है, तब उसको हम क्या कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर को सुसंगत सेक्शन 6 के अंतर्गत इंडियन एविडेंस एक्ट एक समव्यवहार का भाग होने के नाते ग्राह्य कर सकते हैं। तो कौन से केस में कहा गया था टेप रिकॉर्डर के बारे में? आर मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र के राज्य में। ठीक है, ठीक है, अब देखो सेक्शन 6 हमेशा याद रखना अनुश्रुत साक्ष्य में आता है। क्या आता है? सेक्शन 6 जो है परिस्थिति जन्य साक्ष्य को स्पष्ट करता है और अनुश्रुत साक्ष्य को बढ़ावा देता है, जबकि अनुश्रुत साक्ष्य कभी ग्राह्य नहीं होते हैं क्योंकि ये स्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन सेक्शन 6 इसको क्या करता है, स्पष्ट बना देता है। ठीक है, एक सेक्शन 6 की एक परिभाषा भी तुम लोग लिख लेना, ऊपर मैंने कोई परिभाषा अलग से नहीं बताई है। ठीक है, ओके ओके। कुछ परिभाषा एक्स्ट्रा आनी चाहिए नोट्स में लिखने के लिए, तो एक परिभाषा लिख लेना, एक क्रम में घटी हुई घटना को, एक क्रम में, अगर तुम लोग नोट्स बना रहे हो तो एक क्रम में घटी हुई घटना रिस चेष्टे कहते हैं, रिस जेस्टे कहते हैं। एक परिभाषा पर्याप्त है, और ये कहा था टेलर ने। ठीक है, इसके अलावा एक परिभाषा और है, अगर लिखना हो तो लिख लेना। ग्रीनलीफ ने कहा था कि विवादक तथ्यों को जो घेरे रखने वाली परिस्थितियां जिस्टे कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं दूसरी परिभाषा, विवादक तथ्यों को घेरे रहने वाली परिस्थितियां
रेस जेस्टे कहलाती हैं। और ये परिभाषा दी थी ग्रीनलीफ ने। ठीक है, ओके। देखो ये क्या कहते हैं, इसका थोड़ा सा तुम लोग को क्या कहते हैं अपवाद भी लिखना होगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसका अपवाद भी लिखना होगा, और थोड़ा सा इसको विस्तृत अगर लिखना चाहते हो तो इसी सेक्शन में, अगर तुम लोग और डीपली लिखना चाहते हो तो और डीपली पढ़ना चाहते हो, देखो यहाँ लिख रहे हैं हम इंडियन एविडेंस एक्ट। और अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर नोट्स बना रहे हो तो सेक्शन 6 है, और इसी को एक्सप्लेन करता है सेक्शन 7 to 9 एंड 14 इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन अगर बीएसए में है तो जाहिर सी बात है ये 4 होगा, तो 5 to 7 और सेक्शन 12। ठीक है, इस सेक्शन को तुम अपने इस नोट्स में बढ़ा के डाल सकते हो आंसर में। ठीक है, ओके। और उसके बाद कुछ विधि शास्त्र की आलोचना भी तो लिखोगे सेक्शन आलोचना भी तो लिखोगे सेक्शन 6 की रजिस्टर की। तो जो सबसे महत्वपूर्ण विधि शास्त्री हैं जिन्होंने इसकी आलोचना की है उनका नाम है फिक्शन और विग्नोर। ठीक है, आलोचना कुछ तुम खुद ही लिख सकते हो। देखो जो ये शब्द है रेसजेस्टे, ये अपने आप में कोई कंफर्म शब्द नहीं रखता है। ठीक है, कोई कंफर्म एरिया नहीं बताता है। ठीक है, कोई नियंत्रित एरिया नहीं बताता है, इसलिए अनियंत्रित परिभाषा रखता है। ये क्या रखता है? अनियंत्रित परिभाषा रखता है। और मैंने अभी कहा कि प्रोफेसर फिक्शन और विगमोर ने इसकी क्या की है, आलोचना की है। प्रोफेसर विगमोर कहते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि यह अपने आप में क्या रेसजेस्टे, यह अपने आप में एक अनोखा पद है, और इसे जितनी जल्दी हो सके, और इसे जितनी जल्दी हो सके अंग्रेजी विधि से निकाल देना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? अंग्रेजी विधि से निकाल देना चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हिंदी विधि में ये शब्द का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, निकाल देना चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर विगमोर ने कहा था, इनकी एक कृति है एविडेंस 1667 1767 में। ठीक है, ओके। ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो का सीरीज में क्वेश्चन है इंडियन एविडेंस एक्ट, एविडेंस की परिभाषा दीजिए, साक्ष्य क्या होता है और इसके प्रकार की चर्चा कीजिए। ठीक है, ओके। ठीक है, ये रहा। ओके, साक्ष्य वो होता है जो न्यायालय में सबूत के तौर पर ग्राह्य हो। ठीक है, ओके। सेक्शन 3 पैरा 5, evidence means and includes oral evidence, all statement which the code permits or requires to be made before it by witness in relation to matters of fact under inquiry, and documentary evidence, all documents including electronic records produced for the inspection of the court. चलो, सच, सच की पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे और फिर प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो दो परिभाषाएं देखो यहाँ पे जो नोट्स में है वो
इंडियन एविडेंस एक्ट की परिभाषा है, लेकिन एक परिभाषा दो परिभाषा हमको अपने आप से लिखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सामान्य की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट जिसमें सॉरी कोई भी तथ्य जो प्रमाणकारी बल रखता है। प्रमाणकारी का मतलब इसको न्यायालय में साबित करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। जो प्रमाणकारी बल रखता है साक्ष्य है। क्या है? साक्ष्य है। ये परिभाषा दी है साक्ष्य की सामंड ने। एक परिभाषा और कोई लिखते हैं। ओके, फिक्शन का लिखते हैं। नहीं, फिक्शन का लिखते हैं क्योंकि ये परिस्थिति जन साक्ष्य भी यूज कर रहे हैं। टेलर का लिखते हैं, ठीक है। बहस को छोड़कर, बहस आर्ग्यू जो होता है कोर्ट में, उसको छोड़कर उन सभी साधनों को साक्ष्य कहते हैं जिसको, उन सभी साधनों को साक्ष्य कहते हैं जिसके माध्यम से तथ्य को प्रूव या तथ्य को साबित किया जाता है। और ये परिभाषा दी है टेलर महोदय ने, ठीक है। टेलर जी ने दी है। तो ये दो परिभाषा हो गई, ठीक है। ये दो परिभाषा लिखने के बाद हम अपने सीधे चलेंगे बेयर एक्ट पर। बेयर एक्ट क्या कहता है, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 पैरा आई थिंक 5 है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 2 और सब सेक्शन ई, मतलब 5वें नंबर पर इसमें भी है, बट सेक्शन 2 में है, ठीक है। इसमें कहा गया है साक्ष्य से मतलब है, और उसमें आते हैं, ठीक है। साक्ष्य से मतलब है और उसमें आते हैं। हमने इंग्लिश वाला पढ़ा, हम हिंदी में बता दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो पहला जो चीज ये बताता है, मौखिक साक्ष्य बताता है। क्या बताता है? मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस, ठीक है। और दूसरा ये बताता है दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी इंक्लूड है, ठीक है। ये देखो हम दिखा रहे हैं नोट्स में, ठीक है। चलो, मौखिक साक्ष्य में क्या क्या आता है? वो सभी कथन जो न्यायालय अपने समक्ष किए जाने की या तो क्या करता है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीचे करना, आज्ञा देता है। अपने समक्ष किए जाने की क्या देता है? आज्ञा देता है, या अपने समक्ष सबूत के तौर पे किए जाने की अपेक्षा करता है किसी केस में, ठीक है। किससे संबंधित होते हैं केस? किससे संबंधित होते हैं? तथ्य से संबंधित होते हैं, ठीक है। किसके द्वारा होंगे? साक्षी के द्वारा, ओके, ठीक है। दस्तावेजी साक्ष्य क्या है? वो सभी दस्तावेज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जो न्यायालय के समक्ष इंस्पेक्शन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। न्यायालय के समक्ष निरीक्षण के लिए
प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साक्ष्य की परिभाषा, जो कि परिभाषा ना बता के प्रकार बता रहा है। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना, कि एक तो मौखिक साक्ष्य होता है और दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य होता है। मौखिक साक्ष्य वो कथन होते हैं जब न्यायालय के समक्ष जो कार्रवाई होती है, न्यायालय के समक्ष जब कार्रवाई हो रही है, मान लो कि कोई मर्डर का केस चल रहा है, तो जो साक्षी आता है तो वह जो कथन स्वयं करता है, लेकिन न्यायालय की आज्ञा से या अपने आपसे करता है, और न्यायालय अपेक्षा करता है कि ये ऐसा कथन मेरे सामने करेगा, जैसे संस्वीकृति करने आया है या स्वीकृति नहीं करने आया है या कोई भी गवाही देने आया है। ठीक है, ऐसे कथन जो उस केस से संबंधित है या उस केस से संबंधित कोई दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी संबंधित है। ठीक है, न्यायालय के समक्ष निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया हो। ओके, तो दो प्रकार के साक्ष्य हो गए। ठीक है, साक्ष्य का उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहले साक्ष्य का उद्देश्य होता है सत्य को साबित करना। सत्य को साबित करना मतलब कि अगर अपराध अभियुक्त दोषी है तो उसको सजा दी जाए, और अगर वो निर्दोष है तो उसको छोड़ दी जाए। ठीक है, न्यायालय को तथ्य की सच्चाई का विश्वास दिलाना। ठीक है, तथ्य को साबित करना मतलब तथ्य को साबित करना। अभियुक्त के दोषी होने या निर्दोष होने का निर्धारण करना। ठीक है, और न्याय की स्थापना करना। ठीक है, न्याय की निष्पक्षता को बनाए रखना या न्याय की स्थापना करना। ठीक है, ये हेडिंग एक एक्स्ट्रा तुम लोग डालोगे तो लिख सकते हो। चलो हाँ, अब हम लोग लिखेंगे अन्य प्रकार। देखो, साक्ष्य के प्रकार लिखेंगे, जिसमें से पहला जो है मौखिक प्रकार, मौखिक साक्ष्य। ठीक है, मौखिक साक्ष्य, इसको परिभाषित किया गया है सेक्शन 3 में इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 2E BSA में। ठीक है, 2E का 1 में। ठीक, ओके ओके है ना। अब देखो, मौखिक साक्ष्य हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट मतलब होता है कि जिसने कहा है कि मैंने हत्या होते हुए देखा, मैंने देखा, वही कोर्ट में आके बताए कि मैंने देखा, ना कि ये बोले कि मेरे दादा के, नाना के, काका के, मामा के, मौसा ने देखा है। ठीक है, जिसने कहा मैंने सुना है वही आकर बताएगा कोर्ट में कि मैंने सुना है। जिसने कहा मैंने किसी अन्य इंद्री द्वारा उसको क्या किया था, फील किया था, जैसे मान लो कमरे में आग लगी थी या टेम्परेचर बढ़ गया था तो मैंने स्वयं फील किया था, तो वही आके बताए। इसका मतलब क्या, आई थिंक है इंडियन एविडेंस एक्ट में, और सेक्शन 55 होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। ठीक है, ओके ओके ओके। अब देखो, इसके बाद आता है दस्तावेजी साक्ष्य। क्या है दस्तावेजी साक्ष्य? दस्तावेजी साक्ष्य, इसकी भी परिभाषा भी जस्ट हमने देखी, कहाँ पर था, सेक्शन 3 में ही था इंडियन एविडेंस एक्ट के, और सेक्शन 2E में था भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, है ना। ओके, क्या होता है, देखो दस्तावेज की परिभाषा भी है अपने आप में, अगर उसको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, सेक्शन 2 में ही तुमको मिलेगा, दस्तावेज की परिभाषा भी लिख सकते हो। क्या होता है दस्तावेज? तो किसी भी धातु पर, ठीक है, किसी भी धातु पर, पत्थर हो गया, कागज हो गया, ठीक है, अंक द्वारा, शब्दों द्वारा या चिन्ह बनाकर कुछ ऐसी चीज लिखना या
जिसका आशय व्यक्ति का हो कि इसको साक्ष्य के रूप में यूज किया जाएगा। साक्ष्य के रूप में यूज करने का उसका आशय रहा हो या अन्यथा साक्ष्य के रूप में यूज किया जा सके। ठीक है, अगर तुम डॉक्यूमेंट की परिभाषा लिखोगे तो यहाँ आशय वाला भी लिखा हुआ है शब्द। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, मान लो किसी की हत्या हो रही है और उसने ऐसे दीवार पर 4 उंगली बना दी और मर गया। ठीक है, तो उसका क्या आशय होगा 4 उंगली बनाने से, कि 4 अपराधी थे जिन्होंने मेरी हत्या की। ठीक है, यहाँ आशय है। कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में रोज कुछ घटना के बारे में लिखता है, उसे कोई ब्लैकमेल करता है, कैसा कैसा, मतलब अपने जीवन के बारे में डायरी लिखता है। उसका आशय नहीं है कि ये कभी एविडेंस के रूप में यूज हो, लेकिन जब वो मर गया तो उस डायरी को एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह। ठीक है, अब देखो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में ये याद रखना, ये सर्वोत्तम साक्ष्य है। क्या है, सर्वोत्तम साक्ष्य है। कोई भी चीज जो डॉक्यूमेंट के रूप में है उसको ओरल के रूप में साबित नहीं किया जा सकता जब तक कि सेकेंडरी साक्ष्य देने का रूल ना हो। ठीक है, ओके। इसके लिए भी सेक्शन 55 आई थिंक सेक्शन 56 से डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट होता है, बट बेयर एक्ट में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, BNS के। इसके बाद देखो तीसरा है प्रत्यक्ष साक्ष्य, जिसकी मैं परिभाषा नहीं देखी बट हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष साक्ष्य। ठीक है, एक चीज हमको भी जस्ट याद आया, यहाँ पे मौखिक साक्ष्य में भी हमको याद आ गया। देखो कोई व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता किसी कारण से, यहाँ लिखते हैं अलग से, कोई व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता इत्यादि कारण से, बोल नहीं सकता या ठीक है बोल नहीं सकता, ठीक है, वह अपना साक्ष्य लिखकर या अन्य किसी प्रकार से देता है। लिखकर या अन्य किसी प्रकार से देता है, तो मान लो उसने लिख कर दिया, बोल नहीं सकता इसलिए लिख कर दिया, तो उसका यह लिखित साक्ष्य मौखिक साक्ष्य कहलाएगा, ना कि डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 119 में है। ठीक, तो ये तुम एक्स्ट्रा नंबर पाने के लिए इसको लिख सकते हो वहाँ पे। शिल्पा का आज क्लास में ऐड नहीं हो पा रही, 2-3 बार वो सेंड कर चुकी है। ठीक है, अगला है प्रत्यक्ष साक्ष्य। प्रत्यक्ष मतलब वही जिसने घटना को स्वयं देखा हो, घटना को स्वयं देखा हो। चौथा प्रकार होगा अप्रत्यक्ष साक्ष्य। अप्रत्यक्ष साक्ष्य या इसको बोल सकते हो परिस्थितिजन्य साक्ष्य। ठीक है, देखो परिस्थितिजन्य साक्ष्य, ये जो साक्ष्य होता है सामान्यतः ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ठीक है, ओके, बट इसको तुम अनुश्रुत साक्ष्य भी डाल सकते हो। अनुश्रुत साक्ष्य, सुना सुनाया, मतलब कोई किसी और से आप सुन रहे हो। ठीक है, बट कभी कभी ये यूज हो जाता है। सेक्शन 6 इसका उदाहरण था, एक ही समव्यवहार का भाग होने के कारण इसको क्या कर लिया गया था, एज ए साक्ष्य यूज कर लिया गया था। ठीक है, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि ये घटना को क्या करती हैं, अपने आप साबित कर देती हैं। ठीक है, जब परिस्थितियों को युक्त संदेह से परे साबित कर दिया जाए, परिस्थितियों को युक्त संदेह से परे साबित कर दिया जाता है, तब वो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती हैं। सो एक ज्यूरिस्ट हैं, पाबी नाम है उनका, वो कहते हैं कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है, व्यक्ति झूठ बोल सकता है, परंतु परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती, परंतु परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती।
नहीं बोलती। ठीक है, अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि ठीक है, ये जैसे हम तुमको एक बताते हैं केस था, आई थिंक देखना पड़ेगा इसमें है कि नहीं। ओके, एक केस था, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना इसको। एक लेडीज थी, उनके साथ एक बच्चा देखा गया, पड़ोस का बच्चा था। ठीक है, लास्ट टाइम इनके साथ देखा गया शाम को 5 बजे, और शाम को 6 बजे बच्चे की लाश मिली। ठीक, तो पहली परिस्थिति हो गई कि बच्चा इनके साथ देखा गया था। ठीक है, पहली परिस्थिति हो गई। दूसरी परिस्थिति हुई कि बच्चे के गले में एक सोने का चैन था, जो बच्चे के मरने के बाद इस महिला के गले में देखा गया। ठीक है, ये परिस्थितियां क्या हैं, युक्त युक्त संदेह से परे साबित करती हैं कि इसने सोने की चैन के लिए बच्चे की हत्या की। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो पांचवा और छठवां जो एविडेंस का प्रकार है, ये है प्राथमिक साक्ष्य, और दूसरा छठवा होगा द्वितीयक साक्ष्य। ये दोनों मोस्टली लागू होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के विषय में। ठीक है, और ये हमने उसमें पढ़ा हुआ है, तो वहां पे पढ़ लेना। ठीक है, सातवां है भौतिक साक्ष्य। भौतिक साक्ष्य मतलब जैसे हत्या का हथियार वगैरह हो गया। ओके, और एक नया साक्ष्य अब आया है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो पहले नहीं था, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में था, जो इसको अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था। ठीक है, ओके ओके। तो ये दो आंसर थे, और उसके बाद कल हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे।